अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट को। नाउ विल बी स्टार्टिंग द मेन पॉइंट, हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज का। तो आज पहली बात जो हमें डिस्कस करनी है, वो है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। तो हमने नॉमिनल शेयर स्ट्रेस तो निकालना सीख गया था। वी हैव डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, वो कैलकुलेशन करना हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल सेक्शन क्या है शेयर की। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है? क्रिटिकल सेक्शन इज दैट सेक्शन वेयर द चांसेस ऑफ द फेलियर ड्यू टू शेयर इज मैक्सिमम। तो क्रिटिकल सेक्शन शेयर के लिए वो सेक्शन होता है जिसमें चांसेस फेलियर के ड्यू टू शेयर विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं it is that section where chance of failure due to share is maximum. तो critical section for share is that section where the chances of failure due to share is maximum. अब हमारे कोड के हिसाब से क्रिटिकल सेक्शन क्या लिया जाता है? अब ध्यान से सुनना, हमारा कोड क्या बोलता है। पहली कंडीशन, हमारा कोड बोलता है कि when the reaction in the direction of the applied share, जब रिएक्शन आए हमारे मेंबर के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर, इट इंट्रोड्यूसेस कंप्रेशन इन द एंड रीजन ऑफ द मेंबर। अगर वो कंप्रेशन को इंट्रोड्यूस कर दे हमारे एंड रीजन ऑफ मेंबर के अंदर, तब आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करोगे एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द सपोर्ट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर induces the compression in the end region of the member, then the shears is to be computed at a distance of d from the face of the support. अब जो बात मैंने बोली, मेरे को पता है बोलने से समझ में नहीं आएगी, अंग्रेजी में बोल दी पूरी बात। आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको। तो एज पर कोड, तुम्हारा कोड क्या बोलता है? तो पहली कंडीशन, तो क्रिटिकल सेक्शन क्या लेना है? सो एज पर कोडल प्रोविजन, तो हमारा कोडल प्रोविजन क्या है? कोड बोलता है अगर जो एंड रिएक्शन है, so we can say when the reaction in the direction of shear, so when the reaction in the direction of shear applied introduces compression in the end region of the member, shear force is computed at a distance of d. Shear force is computed, तो पहला प्रोविजन है ए, computed at a distance of d from the face of the support, distance of d from the face of the support, or else distance, or else you can say, so must be used for the design of the section located at a distance d less than the face of the support, ठीक है। So or else critical section is taken at the support only, is taken at the face of the support। अब पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। We'll try to understand the entire statement। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, हमने। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी क्या है। I have seen all the last recorded lecture because I was not well, सर। एक बात सर, आयरन ऑफ लोडिंग फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अच्छा अरेंजमेंट बोल रहा होगा, अरेंजमेंट ऑफ लोडिंग और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लेटरल स्टेबिलिटी बीम और स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज, ये टॉपिक सर डिस्कस नहीं हुआ शायद। मैं नोट्स रेफर कर रहा हूँ, रिवाइज किया हूँ, मालूम चला सर। एक बार सबसे पूछ लीजिए ना, क्या पूछूं ये समझ में नहीं आया मुझे। चलो कोई बात नहीं,
हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या चल रहा था? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये चल रहा था कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है हमारे शेयर का, व्हाट द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर। तो हमारा कोड बोलता है कि अगर रिएक्शन जो डेवलप हुई डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड शेयर के अंदर, इस बात को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं बीम को। विल कंसिडर अ बीम, लेट सपोज ये हमारी बीम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज है हमें। आई एम अज्यूमिंग दैट अ बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इज नोन टू अस। तभी मेरे को ये बात समझ में आएगी। अब कोई यही पूछने लग जाए सर शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फिर तो भैया नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्रिटिकल सेक्शन क्या है शेयर का। तो लेट सपोज ये हमारी बीम है, मैंने बीम की जो डेप्थ है वो बहुत छोटी कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा कंसर्न है ही नहीं, इट इज नॉट अवर कंसर्न। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का मैं शेयर फोर्स डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इफ आई ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, रेफरेंस लाइन काटी, दिस इज द रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस। तो शेयर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल है, कम्स आउट टू बी लीनियर। ये हमारा लीनियर निकल के आ गया वेरिएशन। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम निकल के आया। लोडिंग की वैल्यू मान लो W, अज्यूम लोडिंग इक्वल्स टू W किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारी लोडिंग निकल के आई है, दिस इज द लोडिंग विच इज कमिंग आउट। तो शेयर फोर्स डायग्राम निकल के आया। अब जरा चेक करना, चेक दी डायरेक्शन शेयर फोर्स पॉजिटिव है, दिस इज द शेयर फोर्स पॉजिटिव, दिस शेयर फोर्स इज नेगेटिव। तो अगर मैं साइन कन्वेंशन भी बता दूं शेयर फोर्स का आपको, इफ आई शो यू द कन्वेंशन ऑफ द शेयर फोर्स, दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द शेयर फोर्स। ये साइन कन्वेंशन है शेयर फोर्स की, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन है, ये सेक्शन है हमारा, एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव, ये नेगेटिव लिया जाता है, दिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो दिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैंने शेयर फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव बना के दिखा रखा है। अब स्टेटमेंट ये बोलती है कोड की हमारी, कि जो हमारे एंड रिएक्शंस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर, जो रिएक्शंस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर, तो यही रिएक्शंस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर। सो दीज आर द रिएक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर, दीज आर द रिएक्शंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर। अगर ये हमारे बीम के एंड रीजन में कंप्रेशन डेवलप कर रहे हैं, जरा चेक करना, ये जो रिएक्शन है आर ए, ये सपोर्ट है ए, ये सपोर्ट है बी, सो आर बी, ये आर ए आर बी मिलके हमारे बीम के एंड रीजन के अंदर कंप्रेशन डेवलप कर रहा है। क्योंकि ये रिएक्शंस हमारे बीम के एंड रीजन के अंदर कंप्रेशन डेवलप कर रहे हैं, इस केस के अंदर हमारा कोड बोलता है आपका क्रिटिकल सेक्शन होना चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो हम क्रिटिकल सेक्शन शेयर का क्या लेके चलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन लेके चलेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा शेयर का। So critical section will be D from the face of the support. So this is our critical section. तो आप जो शेयर फोर्स लोगे डिजाइनिंग के लिए, वो मैक्सिमम शेयर फोर्स नहीं लोगे, आप शेयर फोर्स वो लोगे जो कहां पर हो, डिस्टेंस D पे हो फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो ये D है, ये D है, सेक्शन कट किया, सेक्शन इज बीइंग कट, ये सेक्शन कट करके दिखाया आपको। इस सेक्शन पे जो शेयर फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हम यूज करेंगे डिजाइनिंग के, that will be used by us for designing। ये हमारा शेयर फोर्स है जो डिजाइनिंग के लिए यूज होगा। so this shear force will be used by us for the designing। तो इसको मैं V बोल दूं, so we design, so this shear force will be used for the designing। पर जो V सपोर्ट पे आया है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हम डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। so this curve is the actual curve। इसका मतलब जो भी सेक्शन हमारे D डिस्टेंस से कम है वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू एक्चुअल में तो ज्यादा है, पर हमारा कोड क्या बोलता है, हमारा कोड बोलता है कि आपको ये वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है डिजाइनिंग की, आपको तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है डिजाइनिंग की, जो शेयर फोर्स आपको सेक्शन डी के अंदर है। इसका मतलब हमारे कोड के हिसाब से शेयर फोर्स डायग्राम ये बन गया। एज पर अवर कोड शेयर फोर्स डायग्राम विल बी कांस्टेंट, शेयर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा फॉर द सेक्शन हुज डिस्टेंस इज डी फ्रॉम द सपोर्ट। तो ये हम वीडी लेके चलेंगे, इसका मतलब एंड रीजन तक हमारी शेयर फोर्स डायग्राम क्या चलेगी, कांस्टेंट चलेगी। तो जो एक्चुअल शेयर फोर्स डायग्राम है उसको मैंने शेड कर दिया है,
So actual shear force diagram is being shaded off. So this will be taken by us as per our code. इसका मतलब वो सेक्शन जो d डिस्टेंस से कम दूरी पे है वहां पर भी आप शेयर फोर्स कितना लेके चलोगे, वहां पर भी आप शेयर फोर्स Vd ही लेके चलोगे, Vs नहीं लेके चलोगे. दिस इज द प्रोविजन एज पर अवर कोड, क्योंकि हमारे कोड के हिसाब से इस सेक्शन पे शेयर की वजह से फेलियर होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है. तो ये हमारी एक्चुअल शेयर फोर्स डायग्राम है. दिस इज अवर एक्चुअल शेयर फोर्स डायग्राम. ये हमारी एक्चुअल शेयर फोर्स डायग्राम है. ये हमारी अज्यूम्ड है. दिस इज अवर अज्यूम्ड, और आप बोल सकते हो या तो हमारी डिजाइंड है. सो दिस इज अवर डिजाइन शेयर फोर्स डायग्राम. दिस इज अवर डिजाइन शेयर फोर्स डायग्राम. ये डिजाइन के लिए हम कंसीडर करेंगे. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन. शेयर फोर्स होता क्या, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज शेयर फोर्स? बात निकली है शेयर फोर्स की. तो इट इज समेशन ऑफ ऑल द लेटरल फोर्सेस व्हिच आर बीइंग एक्टिंग ऑन द सेक्शन आइदर फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. किसी भी सेक्शन पे समेशन निकालो सारे लेटरल फोर्सेस का, या तो उसके लेफ्ट हैंड साइड से या उसके राइट हैंड साइड से. डी बीम की इफेक्टिव डेप्थ है. हाँ, डी बीम की नोटेशन वही चल रही है हमारी, नोटेशन चेंज नहीं होगी पूरे आरसीसी में. इन द एंटायर आरसीसी नोटेशन विल बी रनिंग सेम. तो डी इफेक्टिव डेप्थ है बीम की. डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम. क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? दूसरा एग्जांपल लेना है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो. पेज ऐड किया. इफ यू वांट टू टेक वन मोर एग्जांपल यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल. तो एक और एग्जांपल बना के दिखा देता हूं आपको. अब तो जो मेरी बात थी वो क्लियर कर दी मैंने. नाउ एग्जांपल्स कैन बी गिवन. अब तो एग्जांपल जितने मर्जी ले लो आप. ये जो साइन मैंने बनाया है, ये साइन का मतलब है कंटिन्यूअस है सिस्टम आगे. इसका मतलब बीम यहीं खत्म नहीं हो गई. इट इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम जस्ट बीइंग शोन टू यू. लोडिंग आपको रेड कलर से दिखा रखी है, यूडीएल. तो अगर हमारी जो रिएक्शन डेवलप हुई है, इफ द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर, तो शेयर फोर्स बना सकते हो वापस डायग्राम इसका. सो इफ द रिएक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शेयर इंड्यूसेस द कंप्रेशन इन द मेंबर, अगर वो कंप्रेशन को इंड्यूस करता है मेंबर के अंदर, तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शेयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी. तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा शेयर का वो कितनी दूरी पे होगा, वो डी डिस्टेंस की दूरी पे होगा फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट. सो क्रिटिकल सेक्शन विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट. तो क्योंकि ये रिएक्शन कंप्रेशन इंड्यूस कर रहा है, तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन शेयर का डी डिस्टेंस की दूरी पे होगा. सॉरी, मैं वो कर रहा था. सो दिस इज अवर क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन शेयर के लिए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर. So this is the critical section for shear. मेरे पॉइंट चलिए. अब दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है कोड हमारा. सेकंड प्रोविजन ये लिख देता हूं, जगह है डायग्राम बनाने की भी और स्टेटमेंट लिखने की भी, दोनों चीजें मेंशन कर देते हैं. कोड हमारा बोलता है इफ हैवी लोड कम्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट, then also the critical section will be taken as the face of the support. तो ये दूसरी कंडीशन है हमारे कोड की. तो कोड बोलता है if heavy load comes within distance of 2d from the face of the support, distance of 2d from the face of the support, then also critical section is taken
एट फेस ऑफ द सपोर्ट, तब भी आप क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ द सपोर्ट पे लोगे। देन ऑल्सो क्रिटिकल सेक्शन इज टेकन एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। अब बोलोगे आप हैवी लोड कैसे पता करें? हैवी लोड जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हैवी लोड का एग्जांपल देता हूं मैं गैंट्री गर्डर। हैवी लोड का एग्जांपल देता हूं मैं गैंट्री गर्डर। तो गैंट्री गर्डर है, इसके ऊपर क्रेन चलती है। अब क्रेन वहीं से समझ में आ रहा है, हैवी लोड, तो क्रेन के जो टायर होंगे वो हमारे गर्डर के ऊपर क्या इंपार्ट कर रहे होंगे? हैवी लोड इंपार्ट कर रहे होंगे। अगर उस लोड की दूरी 2D से कम हुई तो क्रिटिकल सेक्शन में क्या लेके चलूंगा? आई कंसीडर द क्रिटिकल सेक्शन एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। इस बात को समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूं। तो पेज ऐड किया, चेक कर लो सिस्टम। तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी, यू विल फाइंड दिस सिचुएशन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्रीज में ये सिचुएशन निकल के आती है। तो मैंने आपको नाम ही बता दिया, गैंट्री गर्डर। ये हमारी कॉर्बल है, दिस इज कॉर्बल। तो जिसके ऊपर रेल रखी जाती है, ये रेल रख के दिखा दिया आपको मैंने, आई प्लेस द रेल ऑल्सो, यानी एग्जैक्ट पिक्चर बना के दिखा दी है मैंने। इसके ऊपर क्रेन चलती है, क्रेन मूव्स ओवर दिस। तो क्रेन इसके ऊपर चलती है, तो लोडिंग क्या है? बहुत हैवी है, लोडिंग इज वेरी हाई। अगर इस लोडिंग की दूरी किससे कम हुई? अगर इस लोडिंग की दूरी किससे कम हुई? 2D से कम हो गई। इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन 2D, अगर ये लोडिंग 2D से कम हो गया, इफ दिस डिस्टेंस इज लेस देन 2D, क्रिटिकल सेक्शन क्या लेके चलोगे? क्रिटिकल सेक्शन लेके चलेंगे हम एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो इस बार जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो फेस ऑफ द सपोर्ट पे होगा। सो क्रिटिकल सेक्शन एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। हरे कलर से बना के दिखाया था। सो दिस इज अवर क्रिटिकल सेक्शन। तो फेस ऑफ द सपोर्ट हमारा क्रिटिकल सेक्शन है। So this is our critical section. So critical section for shear. So critical section for shear. क्लियर है? शिपयार्ड में भी दिख जाएगा, हर इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताओ कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। तो लास्ट एग्जांपल इज फॉर यू। You will tell कि क्रिटिकल सेक्शन क्या निकल के आएगा शेयर का। In this situation, what will be the critical section for shear? In this situation, what is the critical section? जरा बताना। तो लेफ्ट हैंड साइड केस के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या है हमारा? अरे भैया हैवी लोड बोला है मैंने, लोडिंग का नेचर तो बताया नहीं है। अब अपना सवाल देखना, खुद पढ़ना सवाल क्या बोल रहे हो। हैवी लोड जरूरी है सर पॉइंट लोड के रूप में ही होगा क्या? मैंने तो बस हैवी लोड बोला है। और ये पॉइंट लोड कैसे दिख गया आपको? ये पॉइंट लोड कैसे दिख गई आपको? हाउ यू आर एबल टू से दिस इज पॉइंट लोड? पहली बात तो पॉइंट लोड है ही नहीं है, इट इज नॉट द पॉइंट लोड। और इस बात को समझने के लिए मैंने ऊपर रेल भी बना के दिखाई हुई है। इस बात को समझने के तो मैंने ऊपर रेल भी बना के दिखाई हुई है, फिर भी बोल रहा है पॉइंट लोड है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्रिटिकल सेक्शन कितना है? तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, क्रिटिकल सेक्शन कितना निकल के आएगा? और लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन? लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिटिकल सेक्शन होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। क्यों? रिएक्शन क्या इंड्यूस कर रही है? कंप्रेशन इंड्यूस कर रही है। रिएक्शन इज इंड्यूसिंग द कंप्रेशन, सो इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ d। और राइट हैंड साइड पे क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा? राइट हैंड साइड पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा सपोर्ट के फेस पे। क्यों? क्योंकि हैवी लोड कहां पर है? क्योंकि हैवी लोड 2d से कम दूरी पे है।
So this is our critical section. So this is our critical section. ये भी critical section है और ये भी critical section है. This is also critical section. So both are critical section. So right support पे ठीक है, face of the support, बिल्कुल सही बात है, absolutely correct. So now we know how to find the critical section for share. अब हमें ये पता है critical section क्या निकालना है शेयर के लिए. नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? चलो अब डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं. नाउ विल स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ द सेक्शन. अब जितनी भी बेसिक जानकारी है शेयर के लिए, बीम को डिजाइन करने के लिए, दैट इज नोन टू अस. एक एक पॉइंट डिटेल में बता दिया आपको. अब बात बचती है शेयर के लिए सेक्शन को डिजाइन कैसे करेंगे. हाउ विल डिजाइन द सेक्शन फॉर द शेयर. सो डिजाइन फॉर शेयर reinforcement. Design of section for share. So design of section for share. हम सेक्शन की डिजाइनिंग करेंगे शेयर के लिए. So design of section for share. तो सेक्शन का डिजाइन करना है शेयर के लिए. चलिए पहला स्टेप, जो स्टेप बता रहा हूं वैसे के वैसे फॉलो करने हैं. सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? We'll calculate the design factored shear force. Factored shear force. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मुझे डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालना है, पहले क्रिटिकल सेक्शन मार्क करनी पड़ेगी. क्रिटिकल सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा. शेयर फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे? शेयर फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी 1.5 है. तो सबसे पहले तो क्या निकाल लो? कैलकुलेट डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स. कहां पर? क्रिटिकल सेक्शन पे. दिस बिकम्स अवर फर्स्ट पॉइंट. ये हमारा पहला पॉइंट बन जाता है. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. बिल्कुल सही बात है. दूसरा स्टेप, then step 2, we'll calculate what? We'll calculate the nominal shear stress. So compute nominal shear stress. So compute nominal shear stress. Nominal shear stress कितना होता है? tau b. It is equal to vu plus minus. So it is equal to vu plus minus mu by d into tan beta divide by bd. Divide by dd. So this is our nominal shear stress. ये एक्सप्रेशन मैंने आपको कल मेंशन कराया था. डेप्थ कांस्टेंट है, डेप्थ वेरिएबल है, डेप्थ और मोमेंट सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, डेप्थ और मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं. ये जानकारी आपको दे दी है. क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस. प्लस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है. तो प्लस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए आगे. चलिए तो कंप्यूट द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस. ये जानकारी दे रखी है. जो भी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाला है किससे कम होना चाहिए हमेशा? Whatever nominal shear stress we have found, किससे कम होना चाहिए? So nominal shear stress should always be less than maximum shear strength of the concrete. Tau c max से हमेशा क्या निकल के आनी चाहिए? कम निकलने आनी चाहिए. It should always be less than tau c max. Absolutely correct. तो नोट करके मेंशन कर देता हूँ. So here tau v should be less than equal to tau c max. टाउ भी हमेशा टाउ सी मैक्स से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. अगर ज्यादा आ रहा है क्या करना पड़ेगा? इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, रीडिजाइन द सेक्शन. रीडिजाइन द सेक्शन. रीडिजाइन द सेक्शन बाय पहला पार्ट इंक्रीजिंग द डेप्थ. इंक्रीजिंग द डेप्थ, increasing the grade of concrete.
ग्रेड ऑफ कंक्रीट, या तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ा दोगे या डी की वैल्यू बढ़ा दोगे, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहला स्टेप फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाल लो, डी या ग्रेड बढ़ा देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाल लो, फैक्टर्ड शेयर फोर्स से शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए टाउ सी मैक्स से। तो शेयर स्ट्रेंथ और शेयर कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट इंक्लूडिंग शेयर रीइंफोर्समेंट, अगर ये ज्यादा निकल के आएगी इसका इंपैक्ट आपको बता रखा है। इफ टाउ वी इज मोर देन टाउ सी मैक्स, अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा है, इट विल लीड टू व्हाट, डायगोनल कंप्रेशन। क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे हमारे सेक्शन के अंदर सपोर्ट्स पे, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक्स इन द सेक्शन एट द सपोर्ट। तो इसकी वैल्यू हमेशा टाउ सी मैक्स से कम ही होनी चाहिए। तो ये थ्योरी हमने पीछे कर रखी है, डायगोनल कंप्रेशन, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, पेज ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हाँ डायगोनल कंप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टेक द वैल्यू ऑफ टाउ सी फ्रॉम द गिवन टेबल इन IS 456। तो टेक द वैल्यू ऑफ टाउ सी from table given in IS 456, table given in IS 456 according to percentage of tension reinforcement, according to percentage of tension reinforcement and grade of concrete, and grade of concrete। अब टाउ सी की वैल्यू कहां से उठा लोगे? अब टाउ सी की वैल्यू हम उठा लेंगे कोड में से डायरेक्टली। तो कोड में टेबल गिवन है, पर वो टेबल पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? वो टेबल पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट पता होना चाहिए, टेबल पढ़ने के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए। दैट शुड बी नोन टू यू। तो टाउ सी की वैल्यू, टाउ सी होता क्या है? दिस इज शेयर कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट एक्सक्लूडिंग शेयर रीइंफोर्समेंट, या आप बोल सकते हो इट इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एक्सक्लूडिंग शेयर रीइंफोर्समेंट। शेयर रीइंफोर्समेंट एक्सक्लूड करके हमारे कंक्रीट की जो शेयर रेजिस्टेंस होती है उसको हम टाउ सी बोलते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज टाउ सी। अभी जो टाउ सी निकाला है हमने, दिस टाउ सी व्हिच इज बीइंग फाउंड बाय अस, इसको आगे मॉडिफाई भी किया जाता है। तो टाउ सी इज फर्दर बीइंग मॉडिफाइड, तो वो अगला पॉइंट बना। तो हम बोल सकते हैं दिस टाउ सी कंप्यूटेड is further modified, this tau c computed is further modified, इसको और मॉडिफाई किया फॉर पहला पार्ट मॉडिफिकेशन, पहली मॉडिफिकेशन, सो मॉडिफिकेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू, मॉडिफिकेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू, modification for members subjected to axial compression, subjected to axial compression। अब ये जानकारी आप मुझे दोगे। पहली बात तो ये मॉडिफिकेशन क्यों लगाई, मॉडिफिकेशन फैक्टर तो मैं बता दूंगा। वो मेंबर जिसमें एक्सियल कंप्रेशन लग रही हो, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन, इससे हमारी शेयर कैपेसिटी कंक्रीट की बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सो मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन, तो हमारे मेंबर में एक्सियल कंप्रेशन भी है, तो मेंबर इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन। तो बीम है, लेट अस सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें एक्सियल कंप्रेशन भी लग रहा है। तो ऐसा करने से कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बाय डूइंग सो शेयर कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट विल इंक्रीज और डिक्रीज। कॉमन सेंस की बात है, प्योरली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। टेक्निकली तो बता ही दूंगा, टेक्निकली आई डिस्कस दिस, पर प्योरली कॉमन सेंस की बात है। वह इंक्रीज कर जाएगी। आपने क्या घटा दिया? जैसे ही एक्सियल कंप्रेशन आया क्या घट गया? टेक्निकली बता दो अब मुझे, जैसे ही एक्सियल कंप्रेशन आया क्या घट गया? एज सून एज एक्सियल कंप्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर, जैसे ही एक्सियल कंप्रेशन आया हमारी बीम में, किसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई? व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड? लॉजिकली बताना क्या कम हो गया? पीछे एक एक चीज को डिराइव करके दिखा रखा है मैंने। हाँ, इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? रीजन बता दो ना, गिव मी द रीजन फॉर दैट। इंक्रीज कर जाएगी, क्या रीजन है इंक्रीज करने का? लेंथ। अरे क्रैक कौन डेवलप कराता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक? मतलब खुद का तो कभी सोचना ही नहीं है,
खुद तो कभी नहीं सोचेंगे। ये क्रैक कौन डेवलप कराता है? ये देखो बता दिया, प्रिंसिपल स्ट्रेस। कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। डायगोनल टेंशन कम हो जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल टेंशन विल डिक्रीज। जैसे ही डायगोनल टेंशन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ये निकाला तो था आपने एलिमेंट, मैंने एलिमेंट कंसीडर किया था यहाँ पे, एन एलिमेंट वाज बीइंग कंसीडर्ड ए, यहां पर भी एलिमेंट कंसीडर किया था ए। तो अगर मैं इस एलिमेंट को बाहर निकालूं, इफ आई रिमूव दिस एलिमेंट, दोबारा से एलिमेंट बना के दिखाऊं, अगेन इफ आई शो यू दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे थे? तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सपोर्ट पे मैंने एलिमेंट कंसीडर किए थे, इस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा था? दिस एलिमेंट वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू ओनली व्हाट? दिस एलिमेंट वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू ओनली शेयर स्ट्रेस। इस एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस ही लग रही थी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस लग रही थी। इट वाज बीइंग सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, और उस शेयर स्ट्रेस की वजह से ही डायगोनल टेंशन डेवलप हुई थी। क्लियर चीज? पर अब शेयर के साथ साथ और क्या आ गया? शेयर के साथ साथ और क्या आ गई है इसके अंदर? अलोंग विद दी शेयर, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी तो आ गई है। तो शेयर के साथ नॉर्मल स्ट्रेस भी आ गई है, पर उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है कंप्रेसिव। इट्स नेचर इज कंप्रेसिव। तो डायगोनल टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगोनल टेंशन विल रिड्यूस। तो अगर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा डायगोनल टेंशन का, तो आप ये बोल सकते हो कि शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली ये बता दिया मैंने आपको, दिस इज द टेक्निकल रीजन फॉर दिस। तो अब ये हमारा एलिमेंट ए है, दिस इज अवर एलिमेंट ए। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो अगर हमारे मेंबर के ऊपर क्या लग रही है? एक्सियल कंप्रेशन लग रही है, तो हमारे मेंबर की टाउ सी यानी शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग शेयर रीइंफोर्समेंट बढ़ जाती है। तो आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ जाता है, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ जाएगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना पड़ेगा। So modification of member is subjected to axial tension. So now tau c is taken as what? अब tau c की जगह क्या लोगे? Tau c is modified as delta tau c। अब tau c की जगह हम क्या बोलने लग जाएंगे? डेल्टा tau c बोलने लग जाएंगे। और डेल्टा क्या होगा? डेल्टा विल बी मिनिमम ऑफ, डेल्टा मिनिमम होता है दो चीजों का, पहला 1.5, दूसरा 1 प्लस पी। ये लोड है हमारा पी। पी कौन सा लोड है? कंप्रेसिव लोड जो आपने अप्लाई किया। सो 3 टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव लोड डिवाइड बाय एफ सी के, डिवाइड बाय एफ सी के इंटू ग्रॉस एरिया, डिवाइड बाय एफ सी के इंटू ग्रॉस एरिया। इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आया वो आप डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है पूरी कहानी? तो अगर हमारे मेंबर के ऊपर एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है, तो हमारा कंसेप्ट ये बोलता है उसकी शेयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। शेयर रेजिस्टेंस कंक्रीट की क्या है? टाउ सी। तो आपको टाउ सी को बढ़ाना पड़ जाएगा। टाउ सी को कैसे बढ़ाओगे? टाउ सी को बढ़ाओगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर डेल्टा। डेल्टा हमारे कोड में डायरेक्टली मेंशन्ड है। पी क्या है? एक्सियल लोड है हमारा। पी इज अवर एक्सियल कंप्रेसिव लोड। एफ सी के क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एजी क्या है? ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, यानी बी इंटू कैपिटल डी। तो एजी क्या है? ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन विच इज इक्वल टू बी इंटू कैपिटल डी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? Any of the point to be referred from this for anyone? चलो, तो पहली मॉडिफिकेशन किसके लिए है? The first of the modification is for member subjected to axial compression. पहली मॉडिफिकेशन हमारी निकल के आई है उन मेंबर्स के लिए जिनमें क्या लगा हुआ है? एक्सियल कंप्रेशन लगा हुआ है। तो आप इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दोगे शेयर के लिए, तो उसकी शेयर कैपेसिटी बढ़ जाती है। आगे मॉडिफिकेशन। सो नेक्स्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन, तो नेक्स्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये केस कहां मिल जाएगा आपको? वेयर यू विल फाइंड दिस केस? इतना कॉमन केस है ये। देखो मुझे सर एक्सियल टेंशन का कंप्रेशन का एग्जांपल बता दो, कि सर एक्सियल कंप्रेशन वाले का कोई केस बता दो। ये डायग्राम देख के पता चल जाता है कौन सा केस है ये। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस डायग्राम क्लियरिटी निकल के आ जाती है। ये तो मान के चल रहा हूं मैं इंजीनियरिंग कर रखी है सबने। सो मॉडिफिकेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू, ये कॉलम है। अच्छा, बीम को कॉलम बना दिया, ये गजब है। तो बीम को कॉलम बना दिया। तो मॉडिफिकेशन फॉर स्लैब थिकनेस। सो मॉडिफिकेशन फॉर स्लैब थिकनेस। अरे प्री स्ट्रेस कंक्रीट है बाबा,
प्री स्ट्रेसिंग कर रखी है आपने ये, तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ही तो ये हमारा, दिस इज अवर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, एक्सियल कंप्रेशन लगाते हैं उसके अंदर, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट तो हमारी बीम ही है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पर प्री स्ट्रेसिंग कर रखी है उसके ऊपर हमने, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू प्री स्ट्रेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाएगी स्लैब की थिकनेस के लिए। सो हियर tau c is modified to, here tau c is modified to k into tau c। यहाँ पे tau c की मॉडिफिकेशन कर दी, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, कंट्रोल Z हो जाता है क्या, कौन सा बटन दब गया, अच्छा कुछ और दब गया था, आप भी नहीं दिख रहे, दिख जाएंगे भाई, वो लाने तो दो। सब कुछ हो जाएगा, शांति बनाए रखो, सब सब कुछ दिख जाएगा। हाँ आ गया सब आ गया। एक मिनट में सब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं 1.5-2 साल की पेशेंस कहाँ से लाएंगे। चलो, सो k is equal to 1.3, 1.6 minus 0.002d और 1, ये डिपेंड कर जाता है डेप्थ के ऊपर। तो साइज ऑफ द बीम, अगर d की वैल्यू 150 mm से कम है, अगर d की वैल्यू 300 mm से ज्यादा है, इट इज मोर देन 300 mm, और अगर d की वैल्यू 300 mm से 150 mm के बीच में है, इफ इट इज इन बिटवीन 300 to 150 mm, अगर ये वेरी कर जाता है 150 से लेके 300 mm के बीच में। आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये क्या हुआ भाई, ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है, कुछ तो हुआ है। सब कर लिया, एस्केप एस्केप सब कर लिया। हो गया कुछ काम, अभी कुछ नहीं आया, ब्लैक ही है। हाँ तो वो ब्लैक ही रहेगा, अब कुछ बटन दब गया मेरे से, तो कोई ना कोई बटन दब गया मुझसे, अब वो ऐसा ही रहेगा। पर कुछ है क्या, सेटिंग वेटिंग स्टूडियो वर्चुअल कैमरा, एक बार रुको, एक बार करके देखता हूँ वापस। विंडो कैप्चर हटाओ, दोबारा ऐड करो विंडो कैप्चर, आ गई, तो आ गया आ गया।
चलिए आ गया, बच गए। आ गया सर। यूट्यूब वाले क्या करेंगे, वो तो बटन दब गया कुछ, इतने सारी चीजें होती हैं यूट्यूब वाली क्लास चलाने के लिए। चलिए ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वर वी डिस्कसिंग। अब आप गायब हो गए। अरे आ गया, मैं भी आ गया, मेरे को भी तो दिख रहा है, मेरे सामने भी तो स्क्रीन लगी हुई है, मेरे सामने भी एक वीडियो चल रहा होता है, दिख रहा होता है उसके अंदर। चलिए देखिए, सो नेक्स्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन फॉर टाउ सी इज फॉर स्लैब थिकनेस। जैसे जैसे स्लैब की थिकनेस बढ़ती जाएगी, एज द वैल्यू ऑफ द स्लैब थिकनेस विल इंक्रीज, हम के की वैल्यू क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, द वैल्यू ऑफ द के विल बी रिड्यूस्ड। तो दो मॉडिफिकेशन लगते हैं हमारी टाउ सी के ऊपर। देयर आर टू मॉडिफिकेशंस ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। एक मॉडिफिकेशन लगती है एक्सियल कंप्रेशन के लिए, दूसरी मॉडिफिकेशन लगती है फॉर स्लैब थिकनेस। क्लोज करके फिर से ओपन कर दीजिए। क्लियर है चीज। चलो ये तीसरा स्टेप था हमारा। मैं सारे स्टेप वापस रिपीट करता हूँ, बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए आपके आज। पहला, पहले आप डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालोगे। दूसरा, फिर आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लोगे। तीसरा, तब आप टाउ सी की वैल्यू देखोगे कोड की टेबल से। टाउ सी की वैल्यू निकालने के बाद हो सकता है आपको इसके ऊपर मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाना पड़ जाए। यू मे हैव टू अप्लाई द मॉडिफिकेशन फैक्टर ओवर इट। ये हमारा तीसरा स्टेप था। दिस वॉज अवर थर्ड स्टेप। अब उठाते हैं हम चौथा स्टेप, तो स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 बोलता है इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाय 2। जब मॉडिफिकेशन हो गई, ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो ये दो केस तो कम से कम बता दूं। देन नॉमिनल shear reinforcement is provided. Then nominal shear reinforcement is provided in primary members, and no shear reinforcement is provided. No shear reinforcement is provided in members of minor importance. In members of minor importance. In member of minor importance. एग्जाम्पल दे देता हूं एक लिंटल का, एग्जाम्पल है लिंटल का। तो अब ये जानकारी क्या दी आपको, अगर टाउ वी मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो आपने स्टेप 2 में निकाला, टाउ सी जो आपने स्टेप 3 में निकाला, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हमारी बीम में डेवलप हुआ, अगर वो कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी से विदाउट रीइंफोर्समेंट बाय 2 कम है, तो आप सिर्फ क्या प्रोवाइड कर दोगे, देन यू विल प्रोवाइड नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट। तो एक मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट दे देंगे, किसके लिए, प्राइमरी मेंबर्स के लिए। प्राइमरी मेंबर बीम हो गई हमारी, स्लैब हो गई, पर आप कोई शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, किसके लिए, मेंबर्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, जैसे एग्जांपल दे दिया लिंटल का आपको। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से आप किसी के लिए। अब नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट कितनी है, तो फिर से हमारी कोडल प्रोविजन ही है, ASV डिवाइड बाय BSV। So ASV divided by BSV is greater than equal to 0.4 by 0.87 FY। ध्यान रखना, ये जो हमारा ऊपर ए साथ SV लिखा हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट में है, इट इज इन सबस्क्रिप्ट, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। और ये जो मैंने B के साथ SV लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो लिख देता हूँ B इंटू मल्टीप्लाई SV, और ये सबस्क्रिप्ट में डाल देता हूँ ASV। तो इन नोटेशंस का ध्यान देना। प्राइमरी मेंबर के भाई एग्जांपल दिए तो सही, अभी एक क्या दो एग्जांपल दिए, जैसे हमारी बीम हो गई, जैसे हमारी स्लैब हो गई, ये हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं। माइनर इंपॉर्टेंस के मेंबर का एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिंटल है। तो दोज मेंबर्स विच आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस आर नोन एज प्राइमरी मेंबर्स।
तो ये हमारी मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट है, जिसको हम नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट भी बोल देते हैं। अब एक तरीका ये है इस एक्सप्रेशन को समझने का, एक और तरीका है इसी एक्सप्रेशन को समझने का। देयर इज वन मोर मेथड टू अंडरस्टैंड द सेम एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को और कैसे समझा जा सकता है, हाउ द सेम एक्सप्रेशन कैन बी अंडरस्टूड। देखो, तो आई कैन से और 0.87 FY को मैं ऊपर ले गया इनटू ASV, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ASV के साथ। डिवीजन में क्या, इनटू 1/SV तो लिखा ही हुआ है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4B। ठीक है, मैंने बस रीअरेंज कर दिया टर्म्स को। मैंने दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई किया। 0.87 FY इंटू AST D/SV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4BD। इस तरीके से समझना और याद करना ज्यादा आसान पड़ता है। कैसे, 0.4BD क्या लिखा हुआ है हमारा, व्हाट इज 0.4BD? 0.4BD you can say 40% of web area और effective area। 0.4BD क्या है, 40% of effective area। 0.87 FY हमारे स्टील के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुई है। ASV क्या है, एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट है। D/SV क्या है, नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट है, कितने रीइंफोर्समेंट के आपने बार लगा रखे हैं, कितनी दूरी के अंदर, D दूरी के अंदर, तो ये नंबर ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट निकल के आ गए D/SV। तो इस तरीके से समझना कंपैरेटिवली आसान पड़ता है। इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। बाकी मैंने रीअरेंज करके ये टर्म लिखी हुई है। क्लियर है पूरी कहानी? अब मैं ASV की जानकारी दे देता हूं आपको। ASV क्या है, एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। ASV क्या है, एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। अगले पेज पे लिखता हूं, खुला लिख के, अच्छी तरह समझते हैं इस चीज को। तो शेयर रीइंफोर्समेंट का मुझे एरिया लिखना है। अब जब शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया लिखना है, इसके लिए डायमेंशन थोड़ी समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस। ये मैंने बीम बना के दिखाई लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये मैंने बीम बना के दिखाई क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी। तो सपोर्ट्स बने हुए हैं, दीज आर दी सपोर्ट्स व्हिच आर बीइंग शोन। ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, दिस वाज द रेफरेंस लाइन व्हिच वाज बीइंग ड्रॉन। देन मेन रीइंफोर्समेंट, ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है। देन दिस इज ऑल्सो मेन रीइंफोर्समेंट, यहां पर बना के दिखाऊंगा। ये हमारे हैंगर बार्स हैं, दीज आर अवर हैंगर बार्स। देन शेयर रीइंफोर्समेंट, दिस इज द शेयर रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट दिखा दी है, आई हैव शोन वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट। तो ये हमारी वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट है। यही चीज मेरे को यहां पर भी बना के दिखानी है, आई हैव टू शो दिस हियर आल्सो। सो दिस इज अवर वर्टिकल शेयर रीइंफोर्समेंट। तो इस शेयर रीइंफोर्समेंट की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेयर रीइंफोर्समेंट। तो जो ब्लू कलर से मैंने आपको बना के दिखाया है, वो हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट है, दैट इज अवर शेयर रीइंफोर्समेंट। तो शेयर रीइंफोर्समेंट का एरिया कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेयर रीइंफोर्समेंट, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ASV होगा ना, वहां AST नहीं होगा। AST लिख दिया क्या मैंने, हाँ AST लिख दिया, ASV है। तो AST की आदत पड़ी हुई है, तो ASV है। नेक्स्ट क्या है, शेयर रीइंफोर्समेंट और सिर्फ सेम चीज है, हाँ दोनों सेम चीज है, वन इज द सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। अब मैं शेयर रीइंफोर्समेंट के एरिया की बात कर रहा हूं, हाउ टू राइट द एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट। पहला ऑप्शन उठाया हमारा है टू लेग्ड स्टिरप्स, टू लेग्ड स्टिरप्स। तो टू लेग्ड स्टिरप्स नाम में लिखा हुआ है, इसकी दो टांगे हैं, जो मैंने ऊपर डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। तो इसकी दो टांगे हैं, टू लेग्ड स्टिरप्स। तो टू लेग स्टिरप्स, तो इसकी दो टांगे बनी हुई हैं। फिर हमारे पास है फोर लेग स्टिरप्स, फोर लेग्ड स्टिरप्स। सो देन वी हैव फोर लेग स्टिरप्स। तो टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर चीज? अब दोनों को बना के दिखाते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करें। ब्लू कलर से बना के दिखाया, तो ब्लू कलर है, दिस इज अवर टू लेग स्टिरप्स। तो मैं डायरेक्टली ये एरिया बना देता स्टिरप्स का, तो क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए पहले ऊपर बीम बना के दिखाई है। फर्स्ट आई हैव शोन दी बीम, उसके बाद मैंने आपको स्टिरप्स बना के दिखाए हैं या शेयर रीइंफोर्समेंट बना के दिखाई। तो इसकी चार टांगे हैं इस बार, तो इट इज फोर लेग्स। तो ये फोर लेग्स है, तो ये फोर लेग्स बना के दिखा दी, आई हैव शोन दी फोर लेग्स। दिस इज दी फोर लेग स्टिरप्स। तो पहला है हमारा टू लेग स्टिरप्स। सो फर्स्ट वी हैव टू लेग स्टिरप्स एंड सेकंड वी हैव फोर लेग स्टिरप्स।
तो आपको लेग्स देखनी है, कितनी लेग्स लगी हुई है उसके अंदर। सो दिस इज अवर 4 लेग सिरप्स, ये हमारी 4 लेग सिरप्स। तो अगर सेक्शन काट के दिखाऊं, एएसपी का मतलब क्या है, ये एरिया लिखना है आपको, दिस इज द एरिया विच इज टू बी रिटन। तो जो सेक्शन मैंने काट के दिखाए हैं, आपको बार का एरिया लिखना है, यू टू राइट द एरिया ऑफ द बार। तो एएसपी पहले वाले केस में कितना निकल के आएगा, सो द फर्स्ट केस, तो ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन काटे हुए हैं, ये क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है मैंने एक्स एक्स, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स विच इज बीइंग शोन टू यू। जो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स काटा हुआ है, मुझे उसका एरिया लिखना है, दैट एरिया इज टू बी रिटन। ये है हमारी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। तो दिस बिकम्स द एरिया, ये मेरा एरिया बनता है सिरप्स का। अब क्योंकि 2 लेग है, 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया, 4 लेग है तो 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। तो पहले वाले केस में ये एरिया कितना निकल के आएगा, एएस विल बी इक्वल टू 2 पाई, हमारे सिरप का डायमीटर 2 पाई स्क्वायर, यानी 2 पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, तो उसका डायमीटर है डी, इट्स डायमीटर इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट वाले का क्या होगा, एएसपी 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 लेग सिरप्स। क्लियर है पूरी कहानी। तो पहले वाले में एरिया निकाल लिया एएसपी, दूसरे वाले में एरिया निकाल लिया एएसपी। यही चीज ऊपर भी दिखा देता हूं मैं आपको, जो क्रॉस सेक्शन काटा है, ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन विच इज बीइंग कट। तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम आ जाए बाय 2, तो आप जो प्राइमरी मेंबर्स हैं उसमें तो नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट दे दोगे, पर जो मेंबर है माइनर इंपॉर्टेंस के, उसमें आप कोई सी भी रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे। कौन सी, शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे, दैट विल नॉट बी हैविंग एनी शेयर रीइंफोर्समेंट। क्लियर है पूरी कहानी। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। फटाफट नोट करो। अच्छा, आज फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास नहीं है मेंस वाली, टुडे आई विल नॉट बी टेकिंग फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास फॉर मेंस। इसी के बाद होती है 10 बजे, मतलब अभी 2-3 मिनट बाद होनी है, तो आज मैं वो वाली क्लास नहीं लूंगा, आई विल नॉट बी टेकिंग दैट क्लास। हैंगर बार बता दीजिए क्या होता है। अरे भाई, हर चीज नाम से बताई हुई है, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम से नहीं बताई हुई है। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्यों बोलता हूं कि नाम से सारी चीजें निकल के आती हैं, इसलिए तो बोलता हूं कि सवाल अगर मिले पेपर के अंदर और वो चीज मैंने कभी नहीं सुनी हो, अपना दिमाग लगा के उस नाम से आंसर निकाल लूंगा। इस बार को हैंगर बार बोला, आपके घर में हैंगर लगे हुए हैं, क्या काम है उस हैंगर का, आपके घर में हैंगर लगे हुए होंगे, क्या काम है उस हैंगर का, व्हाट द पर्पस ऑफ दैट हैंगर। इसका नाम इंसान नहीं हैंगर रखा हुआ है, इसका नाम इंसान नहीं हैंगर रखा हुआ है। अब हैंगर नाम क्यों रखा हुआ है, जरा सोच के बता दो। कपड़े लटकाते हो उसके ऊपर, तो उस हैंगर का काम होता है कपड़े लटकाना। इस हैंगर का काम है सिरप्स को लटका के रखना, तो इसका काम होता है बस सिरप्स को होल्ड करके रखना, और कोई काम नहीं करता। तो हैंगर बार देते हैं हम इसको लटकाने के लिए। क्योंकि अगर हैंगर बार नहीं दूंगा, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा इसको। और ये पिछली वाली क्लासेस में मैंने डिस्कस कर रखा है, आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस। तो अगर पिछली वाली क्लासेस देखोगे आपको मिल जाएगी ये चीज, यू विल गेट दिस पॉइंट। नोट कर लिया सबने। और कोई डाउट है क्या, एनी द डाउट फ्रॉम दिस। पीछे वाली स्लाइड एक बार देख लो, पीछे वाली स्लाइड।
प्रीवियस स्लाइड, जल्दी करो, मेरे पास 1 मिनट का टाइम है बस। आई हैव ओनली 1 मिनट टाइम, क्लास बंद करनी पड़ेगी इन एनी केस मुझे। आई हैव टू शट ऑफ द क्लास, दूसरी क्लास मेरे को बंद करनी है। हैज एवरीवन नोटेड? एक जना बोल रहा है यहाँ पर फैक्टर 5 है। वन ऑफ द इंडिविजुअल इज सेइंग हियर फैक्टर इज 5। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बताना, फैक्टर 3 है कोड में या फैक्टर 5 है? फैक्टर 3 इज प्रोवाइडेड, फैक्टर 5 इज प्रोवाइडेड। एक बार कोड में चेक करके बता देना फैक्टर 3 है फैक्टर 5 है। कोड चेक करके बताना, कोड रेफर योर कोड IS 456 2000 और उसमें चेक करके देखो कि फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है। इन दैट कोड चेक व्हाट द फैक्टर गिवन टू यू। जल्दी करो, मेरे को दूसरी क्लास भी स्टार्ट करनी है। आई हैव टू स्टार्ट ऑफ द सेकंड क्लास ऑल्सो। क्लॉज 42 फैक्टर इज 3। ठीक है, फैक्टर 3 है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।